1151 से चलते हैं। लिखा है, शिक्षित लोगों के लिए सामूहिक शब्द, विशेषकर वे लोग जो अध्ययन लेखन आदि में लगे हुए हैं। द कलेक्टिव टर्म फॉर एजुकेटेड पीपल, स्पेशली दोज इन्वॉल्व्ड इन द स्टडिंग, राइटिंग और क्रिटिसाइजिंग लिटरेरी वर्क्स। ये टर्म जो है डी रिस्पेक्टफुली तरीके से यूज किए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं लिटरेटी, LITERATI, लिटरेटी। इसको बोलते हैं साक्षर, लिटरेटी। साहित्यिक कृतियों की आलोचना करना, एक शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है, लिटरेटरी, LITERATI। 1192 कहता है कि संतों और शहीदों के जीवन को दर्ज करने और उनका महिमा मंडल करने के लिए समर्पित लेखन जो है, राइटिंग डिवोटेड टू रिकॉर्डिंग एंड ग्लोरीफाइंग द लिव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टायर्स, उसको बोलते हैं हेगियोग्राफी, HAGIOGRAPHY, हेगियोग्राफी। कविता में बार बार आने वाला शब्द, वाक्यांश या पंक्ति दोहराव से भिन्न, पुनरावृत्ति केवल आंशिक रूप से या अनियमित अंतरालों पर दोहराई जाती है, तो इसको बोलते हैं रिपेंटेंट। ए वर्ड, फ्रेज और लाइन दैट रिकर्स इन ए पोएम एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए रिफ्रेन। ए रिपीटेंड इज रिपीटेड ओनली पार्शली और ओनली एट इरेगुलर इंटरवल्स, तो इसको बोलते हैं रिपीटेंट। दोहराएं, कविता में बार बार आने वाला शब्द, वाक्यांश या पंक्ति दोहराव से भिन्न, पुनरावृत्ति केवल आंशिक रूप से या नियमित अंतरालों पर दोहराई जाती है, इसको बोलते हैं रिपीटेंट। अच्छा, बातचीत में एक त्वरित और मजाकिया, विशेष रूप से एक जो अपमान को उसी पर वापस लौटा, प्रतिक्रिया प्रवर्तक या पात्रों के बीच संवाद में उत्तरों की श्रृंखला क्या कहलाती है? प्रत्युत्तर, रिपार्टी। ए रैपिड एंड विटी, WITTY, रैपिड एंड विटी रिस्पॉन्स इन कन्वर्सेशन, स्पेशली वन दैट टर्न्स एन इंसल्ट बैक ऑन इट्स ओरिजिनेटर और सक्सेशन ऑफ सच रिप्लाईज इन ए डायलॉग बिटवीन कैरेक्टर्स, इसको बोलते हैं रिपार्टी, पुनरावृत्ति। कविता में बार बार आने वाला शब्द, वाक्यांश या पंक्ति दोहराव से भिन्न, पुनरावृत्ति केवल आंशिक रूप से या नियमित अंतरालों पर दोहराई जाती है, पुनरावृत्ति। 55वां कह रहा है, बातचीत में एक त्वरित और मजाकिया, विशेष रूप से एक जो अपमान को उसी पर वापस लौटा, प्रतिक्रिया प्रवर्तक या पात्रों के बीच संवाद में उत्तरों की श्रृंखला, उसको बोलते हैं प्रत्युत्तर, रिपार्टी। 55वां क्या कह रहा है? साहित्य, कला और ज्ञान का वह पुनर्जन्म जिसने 14वीं शताब्दी के मध्य में इटली से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय संस्कृति को उत्तरोत्तर रूपांतरित किया। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी के मध्य में साहित्य, कला और ज्ञान का वह पुनर्जन्म जिसने 14वीं शताब्दी के मध्य में, कौन सी शताब्दी के मध्य में? 17वीं शताब्दी के मध्य में है, 14वीं नहीं, इटली से लेकर, नहीं, 14वीं शताब्दी की मध्य से लेकर इटली में, और फिर 17वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में लेकर यूरोपीय संस्कृति को उत्तरोत्तर रूपांतरित किया, इंग्लैंड में शताब्दी दी, तो उसको बोलते हैं रिनेसा, मतलब पुनर्जागरण। मुद्रित पृष्ठ का अग्रभाग, दाहिना हाथ एक किताब में पेज क्या होता है? द फ्रंट साइड ऑफ ए प्रिंटेड शीट, द राइट हैंड पेज इन ए बुक, इसको बोलते हैं रेक्टो, RECTO, रेक्टो बोलते हैं, सीधा। मुद्रित पृष्ठ का अग्रभाग, दाहिना हाथ एक किताब में पेज, इसको बोलते हैं रेक्टो। द फ्रंट साइड ऑफ ए प्रिंटेड शीट, द राइट हैंड पेज इन ए बुक, रेक्टो। अच्छा, वह मंच पर बिना बोले केवल हाव भाव, इशारे, शारीरिक हलचल और चेहरे के अंतरंजित भावों का उपयोग करके अभिनय कर रही है,
तो इसको बोलेंगे पैंटोमाइन, PANTOMINE, पैंटोमाइन। पैंटोमाइन एक एक्टिंग ऐसी होती है स्टेज पर जो बिना कुछ बोले, बिना कोई पोस्चर किए, गेस्चर, बॉडली मूवमेंट एंड एग्जरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन, पैंटोमाइन। वह शब्द जिसे अमेरिकी चित्रकार और कवि वाशिंगटन ऑल्स्टन ने गढ़ा था, वह शब्द जिसे अमेरिकी चित्रकार और कवि वाशिंगटन ऑल्स्टन ने गढ़ा था, T.S. एलियट ने अपने निबंध हैमलेट और मानव समस्याओं में काफी अनौपचारिक रूप से पेश किया था, तो उसको बोलते हैं उद्देश्य संबंधी। यह शब्द जिसे अमेरिकी चित्रकार और कवि वाशिंगटन ऑल्स्टन ने गढ़ा था, T.S. एलियट ने अपने निबंध हैमलेट, T.S. एलियट का जो निबंध था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में 1919 में जो लिखा था, काफ़ी अनौपचारिक रूप से पेश किया था, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये टर्म जो है अमेरिकन पेंटर और पोएट वाशिंगटन ऑल्स्टन ने गढ़ा था, बनाया था, चित्रकार और कवि वाशिंगटन ऑल्स्टन ने। T.S. एलियट ने अपने निबंध हैमलेट और उसकी समस्याएं 1919 में जो निबंध उन्होंने प्रकाशित किया था, हैमलेट और हिज प्रॉब्लम्स, तो उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यूज किया गया था, उद्देश्य संबंधी। अच्छा, कौन सी रचना विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा नहीं लिखी गई? तो थॉर्न तो उन्हीं की है, द इडियट बॉय उन्हीं की है, साइमन ली भी उन्हीं की है, SIMON, साइमन ली भी उन्हीं की है, बियॉन्ड इनकी नहीं है, BEYOND, बियॉन्ड गल्सवर्दी की है। अच्छा, राजा जॉन के अंग्रेजी भूमि पर दावे किसने चुनौती दी? हु चैलेंज किंग जॉन्स क्लेम टू द इंग्लिश थ्रोन? तो शेक्सपियर के नाटक किंग जॉन में सिंहासन पर किसने किंग जॉन को के क्लाम को, इंग्लिश को, तो वो दिया प्रिंस आर्थर ने। प्रिंस आर्थर ने चैलेंज किया किंग जॉन की क्लेम को, इंग्लिश थ्रोन, जो अंग्रेजी सिंहासन है, किंग जॉन में सिंहासन के लिए क्लेम किया किसने? प्रिंस आर्थर ने। कह रहा है कि राजा जॉन के जो अंग्रेजी भूमि पर दावे को किसने चुनौती दी? तो प्रिंस आर्थर ने। जो किंग जॉन का सिंहासन था उसको किसने चुनौती दी? प्रिंस आर्थर ने। आगे कह रहा है कि यदि विरोधाभासी कथन दो ऐसे शब्दों को जोड़ता है जो सामान्य उपयोग में विपरीतार्थक होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको ऑक्सीमोरन कहा जाता है। यदि विरोधाभासी कथन दो ऐसे शब्दों को जोड़ता है जो सामान्य उपयोग में विपरीतार्थक होते हैं, तो इसे कहा जाता है ऑक्सीमोरन। अगला देखिएगा, इस नाटक में नस्ल और ईर्ष्या के विचार शामिल हैं। अब उस नाटक का नाम बताना है। इस नाटक में नस्ल और ईर्ष्या, रेस एंड जेलसी शामिल है। यह नाटक वेनिस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच युद्ध के दौरान वेनिस में घटित होता है। वेनिसियन एंड ऑटोमन एम्पायर के बीच में वेनिस में घटित होता है। नायक एक सफल मॉरिस युद्ध नायक है। नायक एक सफल मॉरिस युद्ध नायक है जो अपनी प्रेमिका डेस्टिमोना के साथ वेनिस लौटता है। डेस्टिमोना उससे ईर्ष्या करती है और पदोन्नति न मिलने से नाराज होकर उसे जान से मारने की साजिश रचती है। वह कैसियो का इस्तेमाल ईर्ष्या के बीज बोने के लिए करती है जो अंततः नायक के पतन का कारण बनता है। ये कहानी है ओथेलो की। किसकी है? ओथेलो की। किसी व्यक्ति की आंखें ही उसकी पहचान होती है, उसका मुंह ही उसकी पहचान होती है, एक व्यक्ति बन जाता है। ये गल्सवर्दी की किस रचना से आई है? वंस आइज आर व्हाट वन इज, वंस माउथ व्हाट वन बिकम्स। एक व्यक्ति की आंखें ही उसकी पहचान होती है, उसका मुंह ही उसकी पहचान होती है, तो एक व्यक्ति बन जाता है क्या? फ्लोरिंग विल्डरनेस, फ्लोरिंग पुष्पित वन्य जीव, वन, फ्लोरिंग विल्डरनेस। 64वां क्वेश्चन कहता है पत्र लेखन की आवश्यकता और महत्व को उचित ठहराने के लिए सहायक बिंदु और विवरण क्या है? तो पत्र लेखन की आवश्यकता और महत्व को उचित ठहराने के लिए सहायक बिंदु और विवरण
मिडिल पार्ट होता है। सपोर्टिंग पॉइंट्स एंड डिटेल्स टू जस्टिफाई द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग, तो मिडिल पार्ट होता है। पत्र लेखन की आवश्यकता और महत्व को उचित ठहराने के लिए सहायक बिंदु और विवरण, मध्य भाग, मिडिल पार्ट। अच्छा, वर्ड्सवर्थ की कविता दी सॉल्टरी में एकांकी फसल काटने वाले की तुलना किन दो पक्षियों से की गई है? तो बुलबुल और कोयल। विच आर द टू वर्ड्स दैट द सॉल्टरी रीपर इज कंपेयर्ड टू इन वर्ड्सवर्थ पोएम द सॉल्टरी रीपर? तो नाइटिंगल एंड कुकू। अच्छा, लिटरेरी ऑफ द एब्सर्ड, हास्य साहित्य क्या है? देखिए, साहित्य जो मानव स्थिति को ब्रह्मांड में अनिवार्य रूप से बेतुका मानता है, जो अर्थहीन है। साहित्य जो मानव स्थिति को ब्रह्मांड में अनिवार्य रूप से बेतुका मानता है और अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, तो उसको बोलते हैं लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड। लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड। ए.आर. एम्सन्स ने अपनी रचना ए.आर. एम्सन्स ने अपनी रचना सॉगल्ड, SWOGGLED, सॉगल्ड में एक प्रसिद्ध कविता पैरोडी किया है। ए.आर. एम्सन्स ने अपनी रचना सॉगल्ड में एक प्रसिद्ध कविता का पैरोडी किया है। तो पैरोडी किया है, आई हैड रेदर बी सकल्ड बाई एन आउटवर्न पैगन देन गेट माई हॉर्न रीथड इन एन ओल्ड थ्रीटन, ए.आर. एमन्स। तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविता है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, तो इसमें हो जाएगा ए.आर. एमन्स पैरोडाइज ए फेमस पोएम इन हिज सॉगल्ड में। तो ये वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइनें दी गई हैं। एक प्रसिद्ध कविता को पैरोडी किया है। किसकी कविता को पैरोडी किया है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच का पैरोडी किया है। आई डिड रेदर बी सकल्ड बाई एन आउटवर्न पैगन देन गेट माई हॉर्न रीथड इन ओल्ड ट्रीटोन। अच्छा, हु इज द ओनली वन ऑफ मिल्टन्स कॉन्टेम्पोररीज टू बी मेंशन्ड बाई नेम इन पैराडाइज लोस्ट? पैराडाइज लोस्ट में मिल्टन के समकालीनों में से केवल किसका नाम लिया गया है? तो गैलीलियो का नाम लिया गया है। फ्रांसिस बेकन का नाम नहीं है, जोहानसन वर्मीर का नाम नहीं है, जॉन बनियान का नाम नहीं है, गैलीलियो का नाम है। अच्छा, टॉर्की क्या होता है? ट्रोकाइक क्या होता है? TROCHAIC। टोरकाइक में क्या है? तो टोरकाइक में एक बलपूर्वक शब्दांश के बाद एक बलहीन शब्दांश आता है। ट्रोकाइक में क्या होता है? एक स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। एक बलपूर्वक शब्दांश के बाद एक बलहीन शब्दांश आता है, इसको ट्रोकाइक आता है। संतों के जीवन को चित्रित किया गया था। तो मिरेकल प्लेज, लिव्स ऑफ सेंट्स आर डिपिक्टेड इन, संतों के जीवन को चित्रित किया गया था किसमें? मिरेकल प्लेज में। अच्छा, जॉन गल्सवर्दी की कौन सी रचना नाटक पर उनके विचारों को प्रस्तुत करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गल्सवर्दी आइडिया ऑन द ड्रामा? मतलब कौन सी रचना ऐसी है जिसमें जॉन गल्सवर्दी नाटकों पर अपने विचार रखते हैं? तो उनकी रचना है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILLITY, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अच्छा, अंग्रेजी 100 गीतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च, फिर उसके बाद एडोनेस आया, फिर इन मेमोरियम आया, फिर थायरसिस आया। ये सही कलाक्रम है। एलेजी रिटन ए कंट्री चर्च, एडोनेस ADONAIS एडोनेस, इन मेमोरियम, फिर थायरसिस THYRSIS थायरसिस आया। एलेजी रिटन ए कंट्री चर्च, एडोनेस, इन मेमोरियम, थायरसिस।
एलेजी रिटेन ए कंट्री चर्चेड 1751 में लिखा गया। एडोनेस 1821 में लिखा गया। इन मेमोरियम 1850 में लिखा गया और थायरसिस 1866 में लिखा गया। तो ये सही क्रम है। 51 एडोनिस 21 1751 में, एलेजी रिटेन ए कंट्री चर्चेड और इन मेमोरियम 1850 में, थायरसिस 1866 में। अच्छा, बोलने का वह तरीका जो किसी व्यक्ति की विशेषता है, द वे ऑफ स्पीकिंग दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया और सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, उसको बोलते हैं डायलेक्ट। क्या बोलते हैं? डायलेक्ट, यानी बोली। बोलने का एक गुण होता है निश्चित भौगोलिक एरिया के अनुसार और लोगों के निश्चित ग्रुप का, तो उसको बोलते हैं डायलेक्ट, बोली। किस रोमांटिक कवि ने प्रसिद्ध वाक्यांश पढ़ा था? समय के क्षण, स्पॉट्स ऑफ टाइम, स्पॉट्स ऑफ टाइम। तो ये कवि थे विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, आधुनिक आलोचना और साहित्यिक सिद्धांत के उन प्रकारों के लिए एक सामान्य शब्द जो साहित्यिक कृतियों को स्वयं एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मानने के बजाय पाठकों की साहित्यिक कृतियों के प्रति प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। आधुनिक आलोचना मतलब मॉडर्न क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी और साहित्यिक सिद्धांत के उन प्रकारों के लिए एक सामान्य शब्द जो साहित्यिक कृतियों को स्वयं एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मानने के बजाय पाठकों की साहित्यिक कृतियों के प्रति प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसको बोलते हैं पाठक प्रतिक्रिया आलोचना। मंच पर बिना बोले केवल हाव भाव, इशारे, शारीरिक गतिविधि और अंतररंजित चेहरे के भावों का उपयोग करके अभिनय कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पैंटोमाइन। मंच पर बिना बोले उसको बोलते हैं पैंटोमाइन। इज एक्टिंग ऑन द स्टेज विदाउट स्पीच यूजिंग ओनली पोस्चर, केवल हाव भाव। पोस्चर माने POSTURE, पोस्चर माने हाव भाव। गेस्चर्स GESTUR, गेस्चर। बॉडली मोमेंट, अंतरंजित चेहरे के भाव का उपयोग करके अभिनय कर रहा है। एंड एक्जेरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन, तो इसको बोलते हैं पैंटोमाइन। अच्छा, यह शब्द जिसे अमेरिकी चित्रकार और कवि वाशिंगटन एल्स्टन ने गढ़ा था, T.S. इलियट ने अपने लेखन में काफ़ी अनौपचारिक रूप से शामिल किया, तो ये तो हो गया ना ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अच्छा, एनॉग्रेसिस इज एक टर्म है एरिस्टोटल के द्वारा। क्या इसका वर्णन है? ANAGNORISI, एनॉग्रेसिस। तो इसका मतलब है मान्यता का क्षण। इसका मतलब है द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन बाय द प्रोटैगोनिस्ट। नायक के द्वारा जो मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, मान्यता का क्षण है, उसी को बोलते हैं एनॉग्नोसिस। सोल ऑफ ट्रेजेडी अरस्तु के अनुसार प्लॉट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट इन लिटरेचर एंड आर्ट्स हैड इज ओरिजिन इन फ्रांस? साहित्य में कौन सा आंदोलन है कला की उत्पत्ति, कला और साहित्य में जो आंदोलन है जिसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई? तो जो लिटरेचर आर्ट ऑफ एब्सर्ड इसका हुआ, यानी बेतुका साहित्य, और इमेजिन कल्पनावाद, इसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई, बाकी स्यूरेलिज्म की नहीं हुई। अति यथार्थवाद SURREALISM, स्यूरेलिज्म, अति यथार्थवाद की उत्पत्ति जो है नहीं हुई, कहाँ? फ्रांस में। बाकी लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, ये बेतुके साहित्य, इमेजिज्म कल्पनावाद, इनकी फ्रांस में उत्पत्ति हुई। अगला, कौन सा कथन स्पेंसेरियन स्टेंजा के बारे में सही नहीं है? मतलब स्पेंसेरियन स्टेंजा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये स्पेंसर के द्वारा आविष्कृत रूप है, सही है। पहले 8 लाइन आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, सही है। लास्ट की लाइन आइम्बिक हेक्सामीटर में होती है, ये भी सही है। पहले की 8 लाइन आइम्बिक ओक्टामीटर होती हैं, यही गलत है। पहले की 8 लाइनें जो हैं आइम्बिक ओक्टामीटर नहीं होती हैं। आगे कह रहा है, किस आलोचक ने व्यवहारिक आलोचना की आवश्यकता को एक आलोचक की मूलभूत आवश्यकता के रूप में प्रारंभ किया और उस पर जोर दिया?
L.A. Richards. Which of the following critics has initiated and emphasized the need of critical criticism, व्यवहारिक आलोचना, एज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्रिटिक? तो इसको बोलते हैं I.A. रिचर्ड्स। अच्छा, अरस्तू ने काव्य शास्त्र के किस अध्याय में अज्ञानता से ज्ञान की ओर परिवर्तन को परिभाषित किया? इन विच चैप्टर ऑफ पोइटिक्स डज एरिस्टोटल डिफाइन एनॉग्नोसिस ए चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज? तो चैप्टर नंबर 15 में। किसमें? चैप्टर नंबर 15 में ये कहा एनॉग्नोसिस के बारे में, ए चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। अच्छा, कौन सा नॉवेल्स कहा जाता है नॉवेल्स ऑफ मैनर्स? तो जैन ऑस्टिन के जो नॉवेल हैं। किन उपन्यासों को शिष्टाचार के उपन्यास कहते हैं? तो जैन ऑस्टिन की जो नॉवेल्स हैं उनको नॉवेल्स ऑफ मैनर्स कहते हैं। अच्छा, लेखकों में से किसे अजीबोगरीब रंगमंच का नाटककार कहा जाता है? तो द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, हैरोल्ड पिंटर को जो है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा जाता है। द एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्ले आर समटाइम्स कॉल्ड, एलिजाबेथन के जो क्रॉनिकल नाटक थे कभी कभी क्या कहा जाता था? हिस्ट्री प्लेज कहा जाता था। प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नैरेटिव पोट्री, शताब्दी के एलिजाबेथन क्रॉनिकल नाटकों को कभी कभी क्या कहा जाता था? हिस्ट्री प्लेज। क्या है? अच्छा, कथात्मक कविता का प्रमुख और औपचारिक प्रकार क्या होता है? प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नैरेटिव पोट्री इज नोन, तो एपिक कहा जाता है, यानी महाकाव्य। कथात्मक कविता का प्रमुख और औपचारिक प्रकार एपिक कहा जाता है। प्राचीन ग्रीक में लिरिक पोट्री को जाना जाता है। एन एंशियंट ग्रीक लिरिक पोट्री वाज आल्सो नोन, मेलिक पोट्री जाना जाता है इसको। जो लिरिक पोट्री है उसको क्या जाना जाता है? मेलिक पोट्री। अच्छा, मेटाफॉर, रूपक से युक्त वाक्य को पहचाने। तो देखिए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, ये मेटाफॉर है, ये मेटाफॉर है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है ना, ये मेटाफॉर है। एज लग जाएगा, लाइक लग जाएगा, तब तो सिमली हो जाएगा। अच्छा, अलंकार की पहचाना कीजिए। ही इज ए चीयरफुल पेसिमिस्ट, तो इसमें ऑक्सीमोरन है। वह एक हंसमुख निराशावादी है, तो ऑक्सीमोरन है। अच्छा, एक एनोलॉजी विद दी कॉकनी स्कूल ऑफ पोट्री एक फ्रेज है। कॉकनी स्कूल ऑफ पोट्री एक फ्रेज है। इसको किसके आधार पर गढ़ा गया है? तो इसको लेक स्कूल के आधार पर गढ़ा गया। जॉन कीट्स और ली हंट और पर्सी विसे शैली, यानी LEIGH ले हंट और पर्सी बाइसे शैली जैसे लंदन स्थित रोमांटिक कवियों के लिए एक तिरस्कारपूर्ण नाम, इस तिरस्कारपूर्ण नाम है, ये डिसमिसिव नेम है। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन ए स्कैटिंग रिव्यू इन ब्लैकवुड्स मैगजीन इन अक्टूबर 1817। तो एक तिरस्कारपूर्ण नाम है। इस शब्द का प्रयोग अक्टूबर 1817 में ब्लैकवुड्स मैगजीन में एक तीखी समीक्षा में किया गया था, जिसमें गुमनाम समीक्षक ने कवियों की पृष्ठभूमि और परिष्कार की कमी का उपहास किया था। तो इसको बोलते हैं लेक स्कूल, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। अच्छा, ग्रामीण जीवन की किसी घटना के बारे में लिखी गई कविता जो अक्सर देहाती शैली में होती है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे आइडियल जाना जाता है, IDYLL। ए पोएम यूजली अबाउट सम इंसिडेंट ऑफ रस्टिक लाइफ ऑफन इन पेस्टोरल फॉर्म इज नोन एज आइडियल। एक कविता जो सामान्य तौर पर कुछ इंसिडेंट ऑफ रस्टिक लाइफ, किसी ग्रामीण जीवन की किसी घटना के बारे में लिखी गई कविता जो अक्सर देहाती शैली में होती है, उसे आइडियल जानते हैं, IDYLL, आइडियल। अच्छा, कला को युग की भावना के अनुरूप है,
विचार और अभिव्यक्ति रखने से संबंधित विचार पर लागू होने वाला एक वाक्यांश, इसको क्या बोलते हैं? ए फ्रेज अप्लाइड टू आइडियाज, थॉट एंड एक्सप्रेशन विद आर्ट इन हार्मनी विद द स्पिरिट ऑफ द एज इज, तो इसको बोलते हैं क्लाइमेटिक ओपिनियन। क्लाइमेटिक ओपिनियन इसको बोलते हैं, जलवायु संबंधी राय। देखिए, जनमत का माहौल किसी विशेष सामाजिक समूह के लोगों की किसी निश्चित समय पर प्रचलित राय का बहुमत कहलाता है। क्लाइमेट ओपिनियन इसको बोलते हैं। ए फ्रेज अप्लाइड टू आइडियाज, थॉट एंड एक्सप्रेशन विद आर्ट इन हार्मनी विद द स्पिरिट ऑफ द एज। अच्छा, एक बात बताओ, अवंत गार्ड शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अवंट गार्डी, तो जॉन आर्डन के लिए। किसके लिए? एवेंट गार्डे के लिए शब्द, जॉन आर्डन के लिए शब्द आया है। अच्छा, बोरलेक्स शब्द इटेवली भाषा से लिया गया है। BURLESQUE, बोरलेक्स शब्द जो है इटालियन बुर्ला से लिया गया है। किससे? बुर्ला से लिया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड? इस बुर्ला, BURLA, बुर्ला का क्या अर्थ होता है? तो इसके माने होता है जेस्ट। क्या मतलब होता है? जेस्ट, JEST, जेस्ट। अकॉर्डिंग टू सिडने ए पोएट, सिडनी के अनुसार एक कवि क्या है? तो सिडनी कहते हैं कि कवि एक आदर्श दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंट्स एन आइडियलाइज्ड वर्ल्ड, रिप्रेजेंट्स करता है एक आधुनिक आदर्श दुनिया का। एक ऐसा कथन या राय जो देखने में विरोधाभासी या बेतुका लगे, लेकिन वास्तव में वो सही या सत्य हो सकता है। ए स्टेटमेंट और ओपिनियन seemingly self contradictory or absurd that may actually be well founded or true, तो पैराडॉक्स कहलाता है, विरोधाभास। एक ऐसा कथन या राय जो देखने में विरोधाभासी या बेतुका लगे, लेकिन वास्तव में वह सही या सत्य हो सकता है, तो विरोधाभासी, पैराडॉक्स। साहित्यिक कृति के अंत में पात्रों को उनके सद्गुण या दुर्गुण के अनुपात में सांसारिक पुरस्कार और दंड देने की आवश्यकता को किस नाम से जाना जाता है? तो पोएटिक जस्टिस के नाम से। साहित्यिक कृति के अंत में पात्रों को उनके सद्गुण या दुर्गुण के अनुपात में सांसारिक पुरस्कार और दंड देने की आवश्यकता को किस नाम से जाना जाता है? पोएटिक जस्टिस के नाम से, पोएटिक जस्टिस के नाम से। अच्छा, ये पैंटोमाइन मीन्स क्या होता है? अभी हम बताया कि पैंटोमाइन का मतलब होता है, पैंटोमाइन का मतलब होता है बिना बोले केवल चेहरे के हाव भाव से भावनाओं को व्यक्त करना। एक्टिंग विदाउट स्पीच, यूजिंग ओनली फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर्स टू कन्वे फीलिंग्स, तो उसको बोलते हैं पैंटोमाइन। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार ज्ञात कीजिए। भाषण चांदी है लेकिन मौन सोना है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, तो इसको एंटीथेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिपक्षी, एंटीथेसिस कहते हैं। बड़ा अच्छा है ये। 1200 तक क्वेश्चन हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियो।